हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बने रहिए ना वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को, इसका डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे, इसका यूज कंप्लीट करेंगे, मतलब सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के नेम को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन नेम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो व्हीटस्टोन जो है ना, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। अच्छा, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ब्रिज क्या है, तो ब्रिज का मतलब सेतु। तो उन्होंने एक सेतु की संरचना, उन्होंने एक सेतु को बनाया। तो सेतु बनाया का मतलब कहीं ब्रिज नहीं बना दिया यार, ब्रिज नहीं बनाया, क्या बनाया ये समझिए। तो एक प्रतिरोध का सेतु, प्रतिरोधों का सेतु बनाया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहते किसे हैं। अच्छा, तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। कितने प्रतिरोध लगे होते हैं, 4। तो 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिसमें से 3 हमारा जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो ज्ञात है और एक अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। और इस तीनों की सहायता से, मतलब 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल समझ में आया ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं जो समझ में आपको आ जाए। तो सुनना, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा अरेंजमेंट है, मतलब रेसिस्टर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 3 अननोन प्रतिरोध नहीं, नोन प्रतिरोध लगे होते हैं। तो 3 नोन प्रतिरोध के हेल्प से चौथे अननोन प्रतिरोध के एग्जैक्ट वैल्यू निकाले जा सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या होंगे, तो उपयोग तो इसका डेफिनेशन में ही क्लियर है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या है बाबू। तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग है अज्ञात प्रतिरोध के परिशुद्ध मान, मतलब सही मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु कहते किसे हैं, एक बार और क्लियर कर देते हैं हम। तो इसका मतलब है व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध यूज होते हैं और उसमें से 3 क्या होता है, तो 3 होता है ज्ञात और 1 होता है अज्ञात, और उसके वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो चलते बनाते हैं थोड़ा। और इसमें 2 चीजें होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड और दूसरे होते हैं अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड भी देखेंगे और अनबैलेंस्ड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु के बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को थोड़ा सा समझा देते हैं, समझिएगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बाद में तो हम लोग को देखना ही है डेरिवेशंस। तो देखिए बाबू, सेतु का मतलब इसके पहले ही हम आपको समझा चुके थे, क्रिचॉफ नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए किया जाता है। अच्छा, ओम नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सिंपल सर्किट के लिए किया जाता है। तो जैसे ही हम क्रिचॉफ की बात करते हैं, तो क्रिचॉफ के साथ ही अब देखो यहां, और क्रिचॉफ और ओम दोनों में हम आपको समझाए थे कि पानी के बहाव पर, जो पानी बहता है ना, उस पर हम समझा देंगे इसको, ठीक है। तो हम पानी बहने पर ही इसको समझ रहे हैं। देखो बाबू, यहां पर 2 गो आपका नदी टाइप का है, 2 नदी है, एक और यहां भी 2 नदी है। समझने का प्रयास करना, बिल्कुल आपको समझ में 100% आ जाएगा। 2 नदी है। अब देखो बाबू, अब एक हम ब्रिज बनाने का प्रयास करते हैं। अब ब्रिज बनाने का प्रयास करते हैं, दोनों में प्रवाह सेम है, ऐसे एक ऐसे कनेक्ट किए। तो अगर ऐसे कनेक्ट किए, पानी यहां भी सेम, जितना पानी यहां है उतना ही पानी यहां है, जितना पानी, मतलब एक बात है तो ध्यान रखना, ये पानी बह रहा है इधर से। व्हीटस्टोन ब्रिज 100% इस कंसेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा, 1% भी इसमें डाउट नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करना ना। तो पानी बह रहा है इधर से, इधर निकल रहा है। अरे भैया, तो पानी किधर से बहेगा, जिधर ज्यादा होगा ना उधर से कम की तरफ बहता है। अच्छा, तो इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इसका मतलब इधर बह रहा है, इधर बह रहा है, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा, इधर से बह रहा है और निकलेगा कहां पर, तो यहां पर निकल रहा है। समझने का प्रयास करना। हम इसको भी कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा, सॉरी, इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करें, इसको कनेक्ट करें ऐसे। समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। तो आप बोलिएगा सर ये चौरेन लिख दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा से व्हीटस्टोन से तो समझ में आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। तो देखिए बाबू, जब पानी बहेगा, तो अगर यहां से बह रहा है, यहां से बह रहा है, और दोनों में सेम है पानी, दोनों में पानी सेम है, बस इधर ज्यादा होगा तब नहीं इधर बहाव होगा, दोनों में पानी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी इधर से इधर बहेगा नहीं,
मतलब यहाँ भी 1 मीटर ऊंचाई तक पानी है, यहाँ भी 1 मीटर ऊंचाई तक पानी है। हाँ, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, अलग बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर पानी बहेगा ना? बिल्कुल नहीं बहेगा। अच्छा, क्या इसमें बहेगा? तब लेट्स टेक, हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। पानी इधर से बह रहा है, ठीक है, पानी इधर से पानी इधर से भी बह रहा है। तो आप जान रहे हैं कि इधर में और इधर में पानी सेम है, लेकिन हाँ, इसका ऊंचाई ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका ऊंचाई जितना है उतना ही इसका ऊंचाई है। जितना यहाँ ऊंचाई है उतना ही यहाँ ऊंचाई है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा है ना। बस इसमें जैसे ही पानी छोड़ा जाएगा तो पानी इधर से भी बहने लगेगा। मतलब धारा इससे भी आएगा, इसमें बहेगा नहीं, लेकिन इससे बहेगा। तो इसका मतलब हो गया, ए हो गया संतुलित, बैलेंस्ड हो गया, नहीं संतुलित हो गया। अरे संतुलित का मतलब हो गया कि पानी ना इधर से इधर जाएगा और ना ही इधर से इधर आएगा। इसमें क्या हो गया कि ये हो गया अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है कि ऊपर में पानी ज्यादा है तो कम की तरफ मूव करेगा ही। तो इसका मतलब इसमें धारा बहेगा, लेकिन इसमें धारा नहीं बहेगा। ये तो कंप्लीट आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को बैलेंस्ड क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड क्या कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु बनाते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कैसे बनता है व्हीटस्टोन सेतु। इसको हटा देते हैं। तो देखो आप व्हीटस्टोन सेतु बनाते हैं थोड़ा। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए ध्यान से देखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु के लिए हम लोग 4 आर्म्स लेते हैं, 4 आर्म्स लेते हैं। ये 4 आर्म्स हो गए, और ये 4 आर्म्स जो है ना, इसमें चारों में प्रतिरोध लगा हुआ है। यूं करके प्रतिरोध लगा हुआ है। कोई दिक्कत होगा तो बोलना बाबू, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। बने रहो वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के। किरचॉफ तो आप लोग जानते हैं, ऐसे कहा जाए तो किरचॉफ का एक अनुप्रयोग ही है ये। मतलब जस्ट किरचॉफ के प्रयोग कह सकते हैं इसको आप। एनसीईआरटी में तो लिख भी दिया गया है कि हाँ, किरचॉफ का एक अनुप्रयोग है व्हीटस्टोन सेतु। एक गैल्वेनोमीटर हम लगाते हैं इसमें। डिफ्लेक्शन शो नहीं करना, क्योंकि 0 होने वाला है इसका। ठीक है, अब ये रहा आपका 4 आर्म्स। तब देखो यहां पर एक लाते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये तो रहा हाइयर पोटेंशियल आपका, ये लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे मूव करेगा। अच्छा, तो इधर से मूव करना है आई। अच्छा, इधर से भी जो आएगा वो है आई। ठीक है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। अब हम 3, तो आप लोगों के कहे के अनुसार हम क्या ले रहे हैं यहाँ, तो P ले रहे हैं, Q ले रहे हैं, S ले रहे हैं और R ले रहे हैं। कुछ भी ले सकते हो, R1, R2, R3, R4 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि R को अननोन कर देते हैं। अब आप देखिएगा तो कुछ में S को अननोन कर दिया एनसीईआरटी में, कुछ में अलग अलग चीजें हो सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखो, 100% समझ में आ जाएगा। तो P है, Q है, R है, S है, PQRS। अब बाबू जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा इसमें, ध्यान से देखो ना, जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा, समझ में आपको 100% आएगा यार। तो जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब कि इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा। अभी पाइप तो एक है, यहां से पाइप 2 कनेक्ट हो गए। तो पाइप जब 2 कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब कि ऊपर वाले में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो जैसे ही दोनों में जाने लगेगा तो इसमें कुछ चला जाएगा धारा, इसमें कुछ धारा चला जाएगा। तो इसका मतलब I1 लिख लेते हैं, यहां पर I2 लिख लेते हैं। ऊपर वाले में I1 चला गया, नीचे वाले में I2 चला गया। ठीक है, अब यहां पर गया तो यहां पर भी तो एक धारा जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा। अगर ऊपर में हायर रहा वैसे लो, नहीं अगर रहा तो संकेत भी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग बैलेंस्ड का पढ़ने वाले हैं, बैलेंस्ड में फ्लो नहीं देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कहेंगे कि IG फॉर बैलेंस्ड के लिए IG इक्वल टू 0 होता है, कोई फ्लो नहीं होगा। अब यहां से गया, अब इधर देखो बाबा, आई गया इधर,
तब इसको I1 माने हैं, I2 माने हैं, तो इसको I3 ले लेते हैं और इसको बाबू I4 ले लेते हैं। यहां तक तो कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होने वाला होगा आई थिंक। चलिए, तो व्हीटस्टोन सेतु जो है ये व्हीटस्टोन सेतु है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु है। यहां पर क्या है, तो IG इक्वल टू हम लोगों का 0 होने वाला है। IG मतलब IG में जो फ्लो है ना बीच में, आपको समझाए हैं, आप लोगों को समझाए हैं, ऐसे लास्ट में वो कंडीशन आएगा। लेकिन लास्ट के कंडीशन से पहले हम आपको बता देते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि P/Q इक्वल टू हो जाता है R/S। मतलब ये रेशियो को अगर फुलफिल कर रहा है, ऐसा रेशियो है, मतलब ये ट्रू है तो व्हीटस्टोन सेतु है, अगर नहीं ये ट्रू है तो व्हीटस्टोन सेतु भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि रेशियो निकलता कैसे और क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक तो समझ में आप लोगों को आ गया। आप लोगों को डेफिनेशन शुरू में बता चुके हैं, उसके बाद बता चुके हैं कि हाँ इसका उपयोग क्या है, तो अज्ञात प्रतिरोधों के मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग भी आप लोग समझ गए। चलो अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है बाबू, अगर लिखना हो ना, इसलिए आपको अभी इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ऐसा कि आप चाहो तो लिख सकते हो, थ्योरी चाहो तो लिख सकते हो। तो ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। हम क्या करते हैं, इसको अब A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको X ले लेते हैं, इसको Y ले लेते हैं, एनी हाउ कुछ भी ले सकते हो। PQR इधर यूज हो गया इसलिए XY ले लेंगे। अब यहां से A और B है, यहां पर X और Y है। याद रखना यहां पोटेंशियल जितना है उतना ही पोटेंशियल यहां, मतलब यहां का अगर पोटेंशियल B है तो यहां का भी पोटेंशियल B है, उतना हम लोग को लिखना क्या है वो देखो। तो व्हीटस्टोन सेतु के बनावट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो 4 प्रतिरोध लेते हैं, PQRS, जिसमें से 3 प्रतिरोध के मान ज्ञात हैं और 1 के मान अज्ञात हैं। लेट्स टेक हम R के मान अज्ञात कहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर यहां यूज कर रहे हैं, जिससे फ्लो तो ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। यहां पर एक स्रोत के बैटरी लेते हैं, कुंजी यहां लगा हुआ है। चलिए अब सब परिपथ को स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, अच्छा इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि इसको हटा देगा। नहीं हटाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो आप लोग को बताया कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो किरचॉफ का। तो किरचॉफ का जब उपयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि जब जैसे हम किरचॉफ का उपयोग करेंगे तो किरचॉफ के सेकंड लॉ का उपयोग करना पड़ेगा। क्यों, यहां एक बंद परिपथ बन रहा है और यहां भी एक बंद परिपथ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम किरचॉफ का उपयोग कर सकते हैं। तो किरचॉफ का जब उपयोग हम लोग कर लेंगे यहां पर, तो किरचॉफ का उपयोग में हम क्या करेंगे, तो 2 सर्कल देते हैं, मतलब 2 हम लोग लूप दे देते हैं। अच्छा, दैट मीन्स लूप लॉ का उपयोग, बिल्कुल सही समझे, लूप लॉ का उपयोग करेंगे। तो लूप लॉ का उपयोग कर लेते हैं और लिखते हैं यहां पर लूप 1 लूप 2। यहां तक तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब फ्रॉम लूप 1 ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ का, लूप लॉ का भी उपयोग ज्यादा अच्छा से नहीं समझते हैं तो समझ जाइएगा, तो बिल्कुल ये भी दिक्कत नहीं रहेगा आपको। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम लूप फर्स्ट, मतलब फ्रॉम लूप 1, लूप नंबर 1 से लिखते हैं। तो लूप नंबर 1 में देखो ना बाबू, आप लोग को बताए हैं, एक ट्रिक बताएं इसको लूप का सॉल्व करने का। देखो ये तो आदमी खराब है, प्रतिरोध को बताए थे, नहीं देखे हैं तो देख लें, पिछला वीडियो में है आपके। तो ये तो आदमी खराब है। अब खराब आदमी के साथ रहने से माइनस हो जाता है। ये ऐसे है, ये देखो ऐसे लूप जा रहा है, धारा जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, और लूप भी जा रहा है ऐसे। इसका मतलब दोनों एक साथ है, मतलब माइनस होने वाला है। तो माइनस होने वाला है तो क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं I1P माइनस में साथ होने के कारण। अब देखते हैं तो यहां आता है, अरे ये तो 0 होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो इसमें आते हैं। तो देखो ना, ए तो जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, ओहो, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो विपरीत हो गया तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो प्लस हो जाए, तो प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे बाबू, तो I2 और Q लिख लेंगे। तो लिखेंगे I2 और Q, अब बराबर 0। यहां तक तो समझ में आप लोग को बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, यहां तक ये समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं कि इस टर्म को इस साइड में कर लेते हैं।
अच्छा इस टर्म को इस साइड में कर लेते हैं, तो इस टर्म को इस साइड, इसी टर्म को इस साइड में करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक काम कर लेते हैं, तो इस टर्म को इस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1T इक्वल टू I2 Q, माइनस है तो माइनस से तो खत्म हो गया। ऐसे भी हम चाहते तो ऐसे ही कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो Q को इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा P बाई Q। अच्छा, P इधर है और Q को ले गए तो P बाई Q इक्वल टू क्या होने वाला है बाबू, तो यहां पर हो जाएगा I2 अब बाई I1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अच्छा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा यहां देखने में आप लोग को दिक्कत में भी हो सकता है, में भी हो ही रहा है, लेकिन अब दिखाई दे रहा होगा। इतना तक तो आप लोग समझ सकते हो। अब फ्रॉम लूप 1 हो गया और फ्रॉम लूप 2 मतलब सेकंड लूप से देखते हैं। तो फर्स्ट लूप से देख चुके हैं, अब सेकंड लूप से देखते हैं। तो सेकंड लूप में क्या है, ये है, तो देखो ना ऊपर वाला ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ए भी आ रहा है, ऐसे एक साथ, ओहो देखिए ना एक साथ जा रहा है। तो एक साथ जाने का मतलब जब साथ चलेगा, और तो खराब आदमी, तो खराब आदमी के साथ, तो खराब आदमी के साथ होने का मतलब हो जाता है कि क्या हो जाएगा, वहां पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने का मतलब हो गया कि I3 और यहां क्या हो जाएगा R माइनस में। और यहां देखो, यहां देखो, इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है। अच्छा ये इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब विपरीत हो गया। तो विपरीत हो गया तो इसका मतलब ये I4 है और S है, तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस I4S। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो यार। अब कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो हम एक और चीजें आपको समझा देते हैं। तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो इसको इधर कर लेते हैं, तो I3R और बराबर I4S माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तब एक लाइन और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाबू ध्यान से देखना, इसको क्या कर सकते हैं, I4 तो इसको I3 को इसके नीचे कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा R बाई S इक्वल टू I4 अब बाई I3। इक्वेशन नंबर 2, R बाई S I4 बाई I3। ध्यान रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग संतुलन के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए हम लोग रेशियो निकालने जा रहे हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक चीज फॉर व्हेन, मतलब ये बातें याद रखिएगा कि जब IG इक्वल टू 0 होगा, जब IG इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा सर देखो IG इक्वल टू 0 होगा मतलब IG में फ्लो नहीं होगा, देन तो क्या हो जाएगा, अगर IG का फ्लो नहीं होगा, इसको बात को यहां लिखना चाहिए। तो IG में जब फ्लो नहीं होगा ना, तो देखो पानी यहां से गया, अब पानी यहां से जा रहा है, पानी जितना जा रहा है उतना ही इधर चल जाएगा। इसका मतलब कि I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा। अरे जब इसमें पानी बहेगा ही नहीं, जब इसमें पानी बहेगा ही नहीं, तो इसका मतलब जितना I1 हो रहा है उतना ही I3 होगा, बैलेंस्ड की स्थिति में। अब आप कहेंगे सर अनबैलेंस्ड की स्थिति में क्या होगा, तो अभी बैलेंस देखते हैं ना, उसके बाद अनबैलेंस देखते हैं। तो सबसे पहले जब फ्लो होगा ही नहीं, इधर जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो लिखेंगे I1 इक्वल टू I3। दूसरा हम क्या देखेंगे, I2 इक्वल टू I4। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा आज के बाद कि हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन थोड़ा से बदल जाएंगे। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ। तो I1 बराबर I3 हो गया, I2 बराबर I4। अच्छा I2 बराबर I4 हो गया, I1 बराबर I3 हो गया, ठीक है। तो यार क्या कर सकते हो, अब तो देखो कंडीशंस क्या हो गया। ये देखो I4 है, I3 है, तो I4 के जगह पर I2 भी लिख सकते हैं, I3 के जगह पर I1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया, थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट हम करें यहां पर, तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पर होने की स्थिति में I2 अब I1 भी हो सकता है। तो देखो I2 बाई I1
I2 बाई L1। अच्छा, तो ए वाला कंडीशन और ए वाला कंडीशन तो मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 एंड 2 में देखो तो I2 बाई I1, I2 बाई I1। अच्छा, इसका मतलब कि PQ अब बराबर RS, तो लिख देंगे ना यहाँ PQ अब बराबर RS, PQ अब बराबर RS, मतलब PQ अब बराबर RS। कोई दिक्कत है क्या? तो PQ बराबर RS हो गया। अब हम लोग जब PQ बराबर RS लिख चुके हैं, कंप्लीटली लिख चुके हैं PQ बराबर RS, तो जब PQ बराबर RS लिख चुके हैं तो एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको निकालना कौन है? R। अगर आप किसी को कहते कि निकालने के लिए, किसी को भी निकाल सकते हो, या हम कहते हैं कि जैसे निकालने की बात आएगी तो दोनों को क्रॉस पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो PS, सॉरी इसी को कर लेते हैं पहले, नहीं तो आप लोग को उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। PS, तो हमको R निकालना है, तो R निकालना है तो R के लिए क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू, अच्छा, R इक्वल टू, तो PQ, सॉरी 1 सेकेंड, RQ अब PS है, सॉरी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? RQ, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? तो R इक्वल टू हो जाएगा PS, ये तो यही लिखा रहा है, PS अब बाई Q। कोई दिक्कत है क्या? आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, PQ इंटू S, लिख सकते हो ना। तो बिल्कुल एक कंप्लीट हुआ आपका कि R इक्वल टू जो हो गया हम लोगों का, तो R इक्वल टू क्या हो गया? तो PQ इंटू S। तो यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर देखो कैसे लिख लेते हैं, R इक्वल टू, तो S को इधर ले जाते हैं, लिख लेते हैं, हो गया। तो बातें तो समझ में आप लोगों को बिल्कुल आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A निकला अज्ञात प्रतिरोध, A निकला अज्ञात प्रतिरोध। इसको एक और चीजें कहते हैं नल मेथड, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं नल मेथड। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। ये रहा उसका डेरिवेशन फ्रॉम लूप 1 और फ्रॉम लूप 2, पूरा का पूरा निकाले कि R इक्वल टू कैसे निकलेगा। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में समझे कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, तो समझ में तो आप लोग को बिल्कुल आ गया होगा। और ये लूप लॉ अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, जरूर से आपको मिल जाएगा, और पहले ही वो आप लोग को अपलोड कर चुके हैं। तो आप बात रहा कि इंपॉर्टेंट बात बताने की, आपको बोले थे कि हाँ इंपॉर्टेंट बात एक आज डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इस इंपॉर्टेंट बात के बारे में समझ लीजिए क्या है जो आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो ध्यान रखिएगा, कल से हम लोगों का जो भी वीडियोज रहेंगे अगले चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 4 के लिए, उसके पूरे प्रैक्टिस 1 मार्क्स, उसके इंपॉर्टेंट, उसके पीडीएफ नोट्स, उसके पीडीएफ नोट्स का मतलब कि आपको डाउनलोड कर देंगे। आप चाहें तो चकिया से आकर ले भी सकते हैं, या चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारी चीजें अब आपको, जैसे इस पर हम क्वेश्चन बनवाएंगे अभी, तो क्वेश्चन बनवाएंगे तो कल क्वेश्चन इस पर बनवाएंगे, और सारा इसमें बैलेंस्ड के लिए कैसे होगा, अनबैलेंस्ड के लिए कैसे होगा, नीट प्रिपरेशंस के लिए या आईआईटी के लिए जितने भी क्वेश्चंस इसके होंगे उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वो भी एक समझिए कि अनलिस्टेड वीडियो में, प्राइवेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग लिंक आपको शेयर करेंगे। उसके बाद ही आप लोग, मतलब अब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पेड करके, पैसा पेड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक पढ़ रहे थे, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीटली, जो लोग मेरा पूरा पैसा पेमेंट कर चुका है, उन लोगों के लिए तो पैसा नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना रिसिप्ट, जो रिसिप्ट हम आपको दिए हैं, रिसिप्ट भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही रिसिप्ट भेजेंगे वो फुल पेमेंट का, तो उनको हम एक अलग से ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप का एक अलग सा ग्रुप बनेगा। और जो लोग पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं वो हमसे सेपरेट आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं, गूगल पे, पे फोन, कोई भी चीज का यूज करके, या आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पर मंथ के लिए 500 चार्ज किया जाएगा, और पर मंथ के लिए 500 चार्ज किया जाएगा। आप 30 वीडियोज को देख सकते हैं। इस 500 पे में 30 वीडियो को कंटिन्यू 30 वीडियो, और आपको एक चीज का भरोसा दिलाते हैं कि पूरा कंप्लीट कर देंगे सिलेबस आपका
अगर आप बिल्कुल इसी तरह से फन करते हुए एक एक चीज समझाते हुए, अभी इसको तो अच्छा से नहीं समझाया, बहुत अच्छा समझाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ऐसे सारे वीडियोस जितने भी आप देखें अभी तक वीडियोस सबको कंप्लीट कर देंगे, और जो भी डाउट है आप लोग कंप्लीट करेंगे, और लाइव भी आकर उसमें कंप्लीट करेंगे। लेकिन सारी चीजें वो प्राइवेट रहेंगे, और लोग जो मतलब जो पे नहीं किया है वो नहीं देख सकता है। ये लास्ट वीडियो है जिसको आप लोग देख रहे हैं। अगर इसके बाद आपको देखना है तो आप पे करें और देखिए वीडियोस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। अगर देखना है आप लोगों को तो पे कीजिए और देख लीजिए, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं, चकिया में भी आप पढ़ते हैं, फुल पेमेंट आपका अगर नहीं होगा, फुल पेमेंट नहीं होगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जिन लोगों का फुल पेमेंट है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वीडियोस देख सकते हैं, मतलब फुल सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, जो लोग अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, चाहे जो लोग दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये पेमेंट करना पड़ेगा पे फोन और सब चीज़ों पर, और आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स गुरु।